चलिए, स्वागत है आप सभी को यूपीएससी एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 में। देखिए, पिछले दिन हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे महिलाओं को काम को हम लोग गिनती ही नहीं करते हैं, महिलाओं को काम को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हम लोग पिछले कक्षा में देखे तो महिलाएं क्या करते हैं, पुरुषों से ज़्यादा कार्य करते हैं, पुरुषों से ज़्यादा कार्य करते हैं, उनका काम का कोई टाइमिंग नहीं होता। फिर भी हम लोग महिलाओं का काम का कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, उनका काम जब आय नहीं आता इस कारण से उनका काउंट नहीं करते, उनका काम का हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि महिलाओं ने कैसे क्या करी, दुनिया को बदला। आइए, औरतों ने बदली दुनिया, यानी कि महिलाओं ने बदली दुनिया, यही चैप्टर हम लोग का आज है। आइए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, आज हम लोग कहाँ बात को शुरू करेंगे, इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोट रोज दिन देते हैं। आज का मोटिवेशन कोट आप लोग को शायद ही आज से पहले आप लोग सुने होइएगा। आप लोग मंदिर में मूर्ति को देखे होइएगा। आपको पता है कि जो मंदिर में मूर्ति बनता है वो क्या चीज से बनता है, पत्थर से बनता है। और वही पत्थर, उसके बाहर एक नारियल फोड़ने के लिए भी पत्थर रहता है, और पत्थर दोनों है, लेकिन उस पत्थर का इतना कीमत है कि उसको लोग पूजा करता है। वही एक पत्थर वहां पे भी है जिस पे लोग नारियल फोड़ने का काम करता है। वही आपके ऊपर है कि आप कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा छेनी हथौड़ी का मार सहकर, यानी कि आप थोड़ा सा दुख दर्द कर आप मंदिर का मूर्ति बनना चाहते हैं, या मंदिर का नारियल फोड़ने वाला इंसान, सब है, मोदी जी भी है, हम भी है। अब डिसाइड आपको करना। चलिए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। औरतों ने बदली दुनिया। क्या बदली दुनिया? पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों के देखभाल, घरेलू काम और परिवार के सदस्यों का जो देखभाल है वो करना पूरे समय का काम है। मतलब कि जो महिलाएं घर में काम करती है पूरे समय का काम है, फिर भी उसको कोई वैल्यू, यानी कि उसको कोई कीमत नहीं है, इसके कारण से पैसा अर्न नहीं हो रहा है, इस कारण से उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। आज हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, तो देखिए आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। अध्याय में हमने घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं और अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिलाओं आंदोलन द्वारा भेदभाव की चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस कहानी में क्या पढ़ेंगे हम लोग बता देते हैं। देखिए, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि महिलाओं ने दुनिया बदली। क्या बदली? लिख लीजिए। औरतें हैं, ऐसे महिला और औरत एक ही होता है, लेकिन औरत है तो औरत ही लिखिए। औरतों ने क्या बदली? ये बदली दुनिया। क्या बदली? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। औरतों ने दुनिया बदली, तो हम देखेंगे कि कैसे बचपन से ही, क्या चीज से, बचपन से ही बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। अगर बॉयज को देखिएगा तो खिलौना में बॉयज को टॉय क्या दिया जाता है, कल्पना कीजिए, आप लोग सोच के बताइए। गन दिया जाएगा, कार दिया जाएगा। और लड़कियों को क्या दिया जाता है, कहीं ना कहीं लड़कियों को दिया जाता है क्या, गुड्डा गुड्डी, यानी कि डॉल। तो मतलब कि उसका पालन पोषण से ही उसके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि, और अगर देखिएगा तो बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, दिल्ली। और कहाँ भेज दिया जाता है, यूपी में, मतलब कि इलाहाबाद, इस सब यूपी में ही आता है। और कहाँ, कोटा। और कहाँ, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे भेज दिया जाता है। लेकिन लड़कियां बेचारी घर का काम करते हुए भी नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि उसको घर के काम के लिए उपयुक्त माना जाता है। वो सोचता है कि उसको करना क्या, आखिर जाके तो चूल्हा चौकी ही करना है। क्या करना है?
चूल्हा ही तो फूकना है, सुने होइएगा ये बात, कोई दिक्कत नहीं। और भी बातें पढ़ेंगे, इसमें कुछ महिलाएं हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो क्या की, अपने लिए संघर्ष की, आंदोलन की और तब जाके क्या की, सफलता पाई। ऐसे लोगों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें एक एनसीईआरटी पे ही आते हैं। तो आपको जैसे ही हम आपके सामने एक सवाल लाए, क्या सवाल लाए कि फार्मर, अधिकतर इसमें बच्चा होइएगा जो फार्मर के घर से ही, यानी कि किसान परिवार से ही आते होंगे। किसान क्या, किसान जैसे हमारे मस्तिष्क में आया, आप लोग क्या समझिएगा कि जैसे ही किसान हमारे मस्तिष्क में आया, उससे क्या हो गया फिर कि कहीं ना कहीं मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। वैसे ही हम लोग अगर मान के चलिए कि नर्स हमारे मन में आया, क्या आया, नर्स, फीमेल होगा। मतलब कि इसी तरह से आपको एनसीईआरटी बताना चाहता है कि हम लोग रूढ़िवाद धारणा बना लेते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं करेगी। जैसे ही पायलट आएगा लड़का, जैसे ही हम लोग सोचेंगे कि अरे भाई कोई क्या है, कोई स्कूल में खाना बनाने का काम औरत, पोछा लगाने का काम और, मतलब कि हमारे पास ऐसा कुछ पूर्वाग्रह बना लेते हैं। यही एनसीईआरटी आपको बता रहा है। आइए बताते हैं। ये आपको कुछ चित्र दिया है और इसमें कह रहा है चित्र बनाने के लिए कि एक किसान में क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, एक मिल मजदूर में क्या होगा, एक नर्स पे क्या होगा, एक वैज्ञानिक कौन हो सकता है, लड़का लड़की, एक पायलट, एक शिक्षक कौन हो सकता है, ऐसा आपको बनाने के लिए कह रहा है। अब देखिए कि चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब जो बनाए मेल फीमेल, अब उसको तालिका को भरिए और हर व्यवसाय के पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। शिक्षक कौन होगा, मेल भी हो सकता है भाई, फीमेल भी हो सकता है। किसान मेल फीमेल, मिल मजदूर मेल फीमेल, नर्स, अधिकतर मन में आता है नहीं भाई महिला ही होगा। ऐसा अगर स्कूल में पाया गया, एक स्कूल में ऐसा आप लोग को बनाने के लिए कह रहा है कि आप लोग के मस्तिष्क में मेल और फीमेल के बारे में क्या पूर्वाग्रह, क्या रूढ़िवाद धारणा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की चित्र अधिक है, बिल्कुल अधिक है भाई। अगर आप लोग को ही बनाने के लिए, चलिए हम मिटा दिए, अभी हम लोग टीके में मारे थे, अभी तो हम भरे नहीं थे मेल फीमेल। आप ही लोग इस चित्र को बना के देखिए, आपको अधिकतर जगह पे आप क्या कीजिएगा, जैसे नर्स की बात आएगी आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पे, महिला। पायलट के बात आएगा पुरुष, किसान के बात आएगा पुरुष, महिला नहीं। लेकिन आप अधिकतर फैमिली में देखिए कि किसान क्या होता है, फीमेल भी होती है, औरत भी होती है। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है, किस प्रकार की, घरों के काम में पुरुषों को अधिक, आप लोग महिलाओं को अधिक डालिएगा। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है, क्यों, क्योंकि आपके मन में ऐसा पूर्वाग्रह बना दिया गया। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि नर्स बीएससी नर्सिंग करके भी जो आदमी जाता है वो नर्स बनता है। इसलिए इस तरह के पूर्वाग्रहों से बचिए, इस तरह का पूर्वाग्रहों से क्या कीजिए, बचिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या महिलाओं किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है, यदि है तो क्यों, क्यों मतलब कि महिलाओं का चित्र कम है बनाए हैं आप लोग पुरुषों की अपेक्षा में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं घर का ही काम कर सकती है और कुछ कर नहीं सकती है, ऐसा पूर्वाग्रह हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है, कितना, 83.6%। अरे भाई 83.6%, कम नहीं होता। लेकिन हम लोग किसान जैसे जानते हैं, हम लोग सोचते नहीं पुरुष होगा, कोई दिक्कत नहीं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। स्रोत 61वां नेशनल सैंपल सर्वे। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से कीजिए। ये रोजी मैडम उसी चीज को बनाने के लिए देखिए इसमें क्या किया, शिक्षक में पुरुष 5, महिलाएं 25, किसान में 30, महिलाएं 0, मिल मजदूर 25, पुरुष महिला 5, नर्स 0, महिलाएं 30, वैज्ञानिक 25 और महिलाएं 5, पायलट 27 पुरुष और 3 महिला। ऐसा बनाने के लिए दिया गया तो इस तरह का क्या आया, सर्वे में रिजल्ट आया, क्या आया, परिणाम। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
आइए अब हम कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं की और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा क्यों बना? क्योंकि उसके मन में पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणा बन गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। मतलब कि लोगों के मन में बैठ गया कि महिलाएं घर के बाहर भी कुछ ही ऐसा काम है जो अच्छे तरीके से कर सकती है, सब काम महिलाएं अच्छी तरीके से नहीं कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा उसके मन में क्या है? पूर्वाग्रह है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या सच में है या कोई अलग है। इसी में आगे हम लोग को बताएगा कि झारखंड की कौन क्या हो गया जी? अब हम लोग को आगे एनसीईआरटी बताएगा कि झारखंड के कहां के? झारखंड के एक लड़की जो कि क्या बन के दिखाई? लोको पायलट, ट्रेन का ड्राइवर, और वो बताई कि हाँ लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है। जैसे कि अभी आप लोग गांव में चले जाइए, कोई औरत अगर बाइक मोटरसाइकिल चला रही है तो बाप रे बाप कितना बड़का काम हो गया। वही आप शहर में आइए तो शहर में आप देखिएगा कि कार भी औरतें चलाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह का इन्वायरमेंट से लड़कियों को यह बताया जाता है कि वो भी काम नहीं कर पाती है जिसके करने योग्य वो होती है। वो बहुत सारा काम ऐसा है जो कर सकती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, और हम लोग उसके उस चीज से वंचित कर देते हैं, उसके मौलिक अधिकार से उसका कर देते हैं कि उसको क्या कर दिया गया। अब जैसे कि आप आईएएस बनने योग्य है लेकिन आपको उस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिल रहा। एक छोटा सा कहानी आपको समझा रहा है। प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण आप आईएएस नहीं बने, मान के चलिए। वैसे ही पता है चंद्रगुप्त मौर्य रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है? एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और बहुत सारे बच्चों को उस समस्याओं का समाधान कर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि इस बच्चे में राजा बनने का क्या है। चाणक्य ने सोचा कि इस बच्चे में राजा बनने का क्या है योग्य है, और वो बच्चा पता है आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य का बन गया। और वही क्या किया, कैसे राजा बना और बहुत अच्छे शासक के रूप में शासन किए। तो बहुत अंदर आदमी के पास योग्यता, एप्टीट्यूड, अभी क्षमता है लेकिन वह उस चीज को डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उसको प्रशिक्षण और उस तरह का वातावरण नहीं मिल पाता। और प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से उस चीज को क्या कर दिया सकता है, अगर उसको दे दिया जाए तो क्या बन सकता है? अच्छा, उसका उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये पढ़ चुके थे, आइए अब पढ़ते हैं। देखिए यही है, देखिए झारखंड के अभी एक लड़की की बात किए थे, वो लड़की यही है। देखिए कैसे ट्रेन का लोको पायलट बन गए। देखिए क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है इसीलिए वो नर्स का काम अच्छा से कर सकते हैं। कौन? लड़कियां। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाओं तकनीकी कार्यों में सक्षम नहीं होती है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने पर के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी का जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। अब जैसे लड़का है उसको 30 साल तक भी अगर शादी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हद के बाद लड़का के भी टॉर्चर किया जाता है। लेकिन लड़कियों को पता है जैसे स्कूली शिक्षा हुआ पूरा, उसको कहता है कि नहीं भाई अब आप क्या कीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, आप क्या बन जाइए, अब आप क्या कीजिए, शादी के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा ऐसा कार्यक्रम किया जाता है। ये सच है, फैक्ट है, इसमें झूठ बात नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि हमारे ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। मतलब कि आपको समाज, जैसे कि आप जो अभी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो किसका देन है? समाज का। आप जो भी बनते हैं वो आपको समाज बनाता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि लोग कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, मुखर्जी नगर भी आके आईएएस का
तैयारी करेंगे। जब ऑनलाइन क्लास पकड़ना है तो मुखर्जी नगर क्यों आएंगे? मुखर्जी नगर क्यों आएंगे भाई? आइए बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो ऐसा ऐसा बच्चा है कि कहेगा कि सर को आईएएस लिखने भी नहीं आता। बच्चा सबको भाई नहीं आता है, चलिए आप लोग सिखा दीजिएगा, अच्छी बात है, क्या बात है, आप लोग से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऐसा ऐसा बच्चा सब। अब हम लोग यही आपको बता रहा है कि एक महिलाओं ने रूढ़िवादी धारणा को तोड़ दिया, झारखंड की वो लड़की और क्या बनी, लोको पायलट बन के दिखा। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए और उस चीज को करके दिखाए। अब आइए इसको आपको कैसे इसको दबाव दिया जाता है, जो आपको बोले ना कि समाज के दबाव को कारण आप लोग को उस तरह का बनना पड़ता है। जैसे कि देखिए इसमें जेवियर की कहानी से आपको समझाएंगे। देखिए ये जो जेवियर है, ये जेवियर के पापा, ये बेचारा क्लास 10th पास किया और 10th पास किया तो उसका क्या हुआ, हिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स आया, मैथ और साइंस में पास फर्स्ट किया है लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं आया। जेवियर खुश है क्योंकि उसको मैथ और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, उसको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है और वो खुश है। लेकिन उसके पापा बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम हिस्ट्री क्यों ले रहे हो, तुम्हारा हिस्ट्री में क्या फ्यूचर है। उनको पता नहीं है कि आईएएस भी सबसे बड़ा पद जो भारत का कंपटीशन एग्जाम का है। ऐसे तो हम बार बार कहते हैं कि आईएएस एग्जाम नहीं है, क्या है, आईएएस प्रतियोगिता, वो निकाल सकता है, लेकिन उसके पापा को पता नहीं है और इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के फेरा में। आपको पता नहीं है कि आईएएस में डॉक्टर बन के भी लोग आता है आईएएस का तैयारी करने। तो ऐसा इनके पापा बोल रहे हैं और इसके कारण उनको साइंस लेने के लिए क्या किया जाता है, दबाव दिया जाता है। क्या चीज लेने के लिए, साइंस लेने के लिए। आप लोग के साथ भी हुआ होगा, 10th के बाद आप लोग कोशिश किए हुए हैं कि हम क्या करें, हम मैथ्स साइंस नहीं लेंगे, हम आर्ट्स लेंगे, लेकिन आपको समाज फलाने चिलाने इस कारण के कारण आपको क्या लेना पड़ा होगा, साइंस लेना पड़ा होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ लीजिए। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित से उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास के भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए, क्योंकि उसके माता पिता क्या चाहते थे, उसका साइंस और मैथ में अच्छा नंबर। हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ इतना 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास में क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। भाई अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती, जैसे कि जबरदस्ती शादी करवा दीजिए, जबरदस्ती बच्चा पैदा हो जाए, जबरदस्ती क्या हो जाए, जीवन चल रहा है तो जबरदस्ती में आप मर भी जाइएगा और कुछ नहीं कीजिएगा जबरदस्ती। अब जैसे कि आपको पसंद है क्या, लिट्टी खाने का, पापा कह रहे नहीं लिट्टी खाइएगा, लिट्टी आपके पेट को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, रसगुल्ला खाइए। जानते हैं कि रसगुल्ला अच्छा है, फायदा करेगा हमारे शरीर में जाके, लेकिन आपको जो मन है उस चीज अगर मिलता है तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय एकदम खुशी से झूम उठता है। इसलिए अपने मन के अनुसार देखिए, फिर हम बार बार मोटिवेशन में कहते हैं कि मन के अनुसार नहीं चलना, मन को हथौड़ा मारना। लेकिन कभी कभी जो आपका हृदय से आवाज आता है कि नहीं नहीं आज मिठाई खाने का दिल नहीं है, आज क्या खाएंगे, लिट्टी ही खाएंगे, तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहानी है। आइए अब इसको समझते हैं। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, थोड़ा सा हम चेक कर ले रहे हैं लैपटॉप में, हाँ दिख रहा है। जैसे जैसे अधिक संख्या में बच्चों क्या करने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण क्या है, बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और
पढ़ना पहुंच के बाहर है। जैसे कि देखिए एनसीईआरटी आपको क्या समझा रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं, बहुत सारा बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चा स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर पाता, उसका पेट ही नहीं भर रहा है, स्कूल कैसे? जैसे कि आपके पेट भरा रहता है ना, तभी आपको गर्लफ्रेंड, दुनिया जहान, ओडी, मर्सिडीज सब देखता है, और जिस दिन आपका पेट खाली रहेगा उस दिन कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही बात आपको कह रहा है, उस वंचित के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे कि आप दिल्ली आ गए, लेकिन बहुत सारा दिल्ली आना अफोर्ड नहीं करता, लेकिन उसके लिए अब बहुत अच्छा ही लॉकडाउन उसके लिए क्या था, लॉकडाउन तो अभिश्राप था, लेकिन उसके लिए वरदान था कि अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, आराम से 4 से 5 शहर में वो क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है और अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, पहुंच के बाहर स्कूल जाना की बात, पहुंच के बाहर की बात है, अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोगों के लिए, अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोगों ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। आइए अब छोटा सा ही जो बोला हम समझाते हैं आपको। ये बोल रहा है कि देखिए बहुत सारा ऐसा काम है जो लड़कियां करती है, लेकिन हम इसलिए उसको नहीं मानते हैं। जैसे कि आप देखिए होइएगा, कुम्हार का जो काम होता है मिट्टी बनाने का, उसका सारा काम कौन करता है? औरत ही करती है। मिट्टी सानना, मिट्टी के खूब अच्छा से तैयार करना। सिर्फ वो चाक नहीं चला रही इसलिए उसको कुम्हार नहीं कहा जाता है। किसान में वो सारा काम कर रही है, लेकिन वो खाली जाके क्या कर रही है? छीट नहीं रही है, अन्न को रोपनी, बुआई, निराई सब करती है। सिर्फ जाके बिया को छीट नहीं रही है, खाद को छीट नहीं रही है, इसलिए उसको किसान नहीं कहा जाता। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा। तभी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत से स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। अब देखिए इसी तरह का एक कहानी इनका है, रमाबाई का, जो कि क्या करती है, बेचारी को पढ़ नहीं पाती है, लेकिन वो संघर्ष से क्या करती है, पढ़ती है। वो कैसे कैसे पढ़ती है आइए हम समझते हैं। रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो होता है पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेर गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापा खाने चलाने जैसे कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ तो छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रामबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। मतलब कि ये रामबाई है जो कि अपनी पढ़ी नहीं, लेकिन अपने माता पिता से संस्कृत भाषा पढ़ी, उसको पंडित का उपाधि में डाला। नहीं कहता कि पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ, पंडित भया न कोई, आढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित हुई। प्रेम से 2.5 अक्षर, ऐसा नहीं कि प्रेम 2.5 अक्षर का है वही पढ़ लिए हो गया। मतलब कि आप सच्चे दिल से अच्छा पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई के साथ संस्कार के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आप पंडित हो जाइएगा। वही आपको ये रामाबाई सिखा रही है। और आगे चल के एक मिशन स्थापित की छापा खाना का, इसमें विधवाओं को रखती थी, पढ़ाती थी और क्या करती थी, आगे बढ़ाती थी। काहे कि हम बार बार कहते हैं मेरे दोस्तों कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। आप देश में एपीजे अब्दुल कलाम का देख लीजिए, वो क्या थे, कितने गरीब परिवार से थे, लेकिन शिक्षा के बदौलत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के दम पे
भारत का संविधान निर्माता का जनक माना जाता है, उनको पिता माना जाता है। और आपको शिक्षा के दम पे बता दे, अभी आपके बिहार के खान सर शिक्षा के दम पे ही क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। हमको ऐसे लोगों पे गर्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आइए हम राम सुंदरी देवी 1890 का अनुभव पढ़े, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जीवन नाम का कथा होगा उनका, अमार जीवन। बांग्ला भाषा में जो अपनी आत्मकथा अपने बारे में लिखी, उनका पुस्तक का नाम था अमार जीवन। किसी भारतीय महिला द्वारा, देख लीजिए, अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। पहली आत्मकथा जो पहला कोई लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, आत्मकथा राम सुंदरी देवी। कौन देवी, राम सुंदरी देवी। ये आप लोग लिख लीजिएगा। एक धनवान और जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उसे समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्हें अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मतलब कि आपको पता है कि उस समय को लोगों को लगता है कि अगर औरतें पढ़ ली, जैसे नेताओं को मालूम है, नेता सब उसके पीछे पीछे कौन घूमता है। अच्छा बताइए, हमको अभी 5 लाख रुपया कोई नेता दे दे, अब कहे कि हमारे साथ 1 महीना घूमिए, हम घूम सकते हैं कि मेरे पास भाई अपना कैरियर बनाने का टाइम, हम क्यों घूमेंगे। तो नेता सब चाहता है कि आप नहीं पढ़िए, नेता सब चाहता है कि आप लोग नहीं पढ़िए, आप उसके पीछे पीछे घूमिए। नाला का 2000 का ठेका दे देगा, उसी के पीछे लगा रहिए, 3 महीना काम कीजिएगा, 2000 रुपया आएगा, 5-6 रुपया आएगा, समझ लीजिए कि आपका 100 का रोज नहीं, वही में आप खुश है। तो क्या करना है, आप मेहनत कीजिए और पढ़िए। शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। शिक्षा एक क्या चिंगारी की तरह है, जो कि आपके पास लग गया तो आपको आग बनकर आपको निखार देगा। सूरज की तरह आप जहां भी जाइएगा रोशनी पैदा कर दीजिएगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगा, आपके अंदर ऊर्जा आएगा। आप जहां भी जाइएगा, कुछ भी कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद को देखिए, शिकागो में गए, शिक्षा के दम पर किए, वहां के रानी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आप तो अनुष्का फलना चिलना, उनसे विदेश के लड़की उनसे शादी करने के लिए वहां का रानी तैयार हो गए, फिर भी वो शादी नहीं किए। तो शिक्षा, क्या शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। मैं अत्यंत सवेरे काम करना शुरू कर देती थी। देखिए कैसे ये बेचारी पढ़ी। आधी रात हो जाने के बाद काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगा और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगा। मैं अभागी थी, उन स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगा। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भगवत एक संत का कथा सुना। देखिए, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। नए नए तरीकों की कल्पना की कि कैसे स्त्रियां जिए, स्त्रियां का भी क्या हो, सेक्स जेंडर के अनुसार क्या हो, समानता हो, सभी के साथ क्या हो, समान व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, क्या हो। तो ये सब शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही हो सकता है। जैसे कि आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आपको कोई ठग नहीं सकता है। आप जाके उसको बता सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है, इतना अनुच्छेद का यूज करते हैं, आप इस सब का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको कहानी को पढ़िए कि रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक क्या थी, धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्होंने उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे लेखिका बनी। 1905 में जब वे एक
उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। रुकैया हुसैन का क्या था? सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने का स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षों को रोकने का उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रमण, बंदूकों और युद्धों के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्तान लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही है। मतलब कि स्वप्न देख रही थी कि कैसे ऐसा भी जगह होगा जहां पे हम पुरुषों को क्या कर देंगे, अपने बौद्धिक क्षमता से उसको हरा देंगे, उसका कितना भी अस्त्र शस्त्र होगा हम लोग हरा देंगे। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, एक बार हमको कंफर्म कीजिए, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आपने देखा रुकैया हुसैन, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। कौन? रुकैया हुसैन उस समय स्त्रियों का क्या देख रही थी? कार और हवाई जहाज चलाने की सपना देख रही थी। कोई दिक्कत? जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, ऐसा सपना देख रही थी जिससे मैं लड़कियां स्कूल भी नहीं जा सकती थी, फ्लाइट पायलट बनाने का सोच रही थी। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने को ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। रुकैया हुसैन ने 1910 में क्या खोला? कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है, अभी भी स्कूल कार्य कर रहा है। सुल्तान ड्रीम इसका क्या है? पुस्तक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग देखिए इधर क्या पढ़ रहे थे। मुझे एक स्वप्न में चैतन्य भगवत एक संत, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? अमार जीवन किसकी कथा थी? रामसुंदरी देवी का। अब रामसुंदरी देवी के सपना में क्या आया? ये जो रामसुंदरी देवी है उनके सपना में एक चैतन्य भगवत जो संत थे उनके सपना आया और बोला कि आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने क्या किया? अपने पति जो उसके पांडुलिपि पढ़ती थी उसी में से एक एक पुस्तक निकाल के वो पढ़ी और पढ़ के संघर्ष करके आगे बढ़ी और औरों को भी आगे बढ़ी। इससे हमको देखिए एनसीईआरटी आपको क्या सीखता है? आप क्या इतना मोटा बुक तो रट नहीं सकते। देखिए आपको क्या बता रहा है कि अभी जो आप शिक्षा का लड़कियों का स्तर देख रहे हैं या आरक्षण देख रहे हैं कि आईएएस में लड़कियां फ्री में फॉर्म डाल सकती है, लड़कियों को कुछ प्रेफरेंस भी है, तो ये क्यों मिली? क्योंकि लड़कियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। और हम बार बार कहते हैं कि संघर्षों के साया पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। मतलब कि संघर्ष से हम उस चीज को पा सकते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतने संघर्ष के बाद हम लोग लड़कियां लोग को पढ़ाई के लिए क्या मिला है? अवसर मिला हुआ है। अब हम लोग देखिए एक सर्वे देखते हैं, भारत में लड़कियां जो है वो कितनी पढ़ती है, उसी में अनुसूचित जनजाति के भी लड़कियां और कम पढ़ती है। ये देख लीजिए अनुसूचित जनजाति के लड़कियां कुल योग कितना, ये आपको क्या करना है? और ये पढ़ के उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक यहाँ है कक्षा 6 से 8 में कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। देख लीजिए 3.49 लड़के हैं, सब लड़कियां 4.60, 4.3, अब इतना बच गया यानी कि 4.4 3.63% बच्चा स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसा क्या है? सर्वे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने देखिए ये आपको बता रहा है कि संभवतः अपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती है। गरीब
परिवार के बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ते हैं क्योंकि उसको शिक्षा का महत्व ही पता नहीं है। जैसे कि आपको बेटा है, अब जैसे कि हम एक कपड़ा पहन ले, इतना महंगा भी कपड़ा पहन ले, इतना महंगा घड़ी पहन ले, लेकिन ये घड़ी पहन के हम अगर पैदल चल रहे हैं और हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं और 2 रुपया या ऐसे ही गुजरते हैं, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हैं, मेरा वैल्यू कोई नहीं है। इंसान का वैल्यू जगह के अनुसार होता है। जैसे कि बहुत सारा पत्थर इधर उधर फेंका होता है। मूवी, आप पीके मूवी देखे हैं? पीके मूवी में आप देखोगे एग्जाम देने जाता है, वहाँ पे एक चंदन करके पैसा चढ़ा देता है, उस पत्थर का कीमत बढ़ जाता है। एक आदमी प्रणाम किया, सब प्रणाम करें। वैसे ही लोगों का कीमत बढ़ता है तब कब? स्थान चेंज करने के बाद। आप किसी पत्थर को मंदिर में उठा के रख दीजिए, वो पूजा होने लगेगा। ऐसी ये लड़कियां, अनुसूचित जनजाति के लड़कियां क्या कर रहा है, इसके माध्यम से हम ये समझा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के लड़कियां हो या उनके पेरेंट्स है, उनको शिक्षा का महत्व भी नहीं पता। अब धीरे धीरे इसमें सुधार आया और धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। देखिए, एक सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जैसे कि जल जीवन हरियाली चारों ओर खुशहाली, वैसे ही सरकार के द्वारा एक और चलाया गया एक कार्यक्रम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। ये यानी कि जो बेटी, बहुत सारी लड़कियां थी जिसको गर्भ में ही मार दिया जाता था, गर्भावस्था के दौरान ही उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। इसलिए सरकार ने कहा कि उसके लिए योजनाएं लाए, फ्री में स्कूल ड्रेस, क्या क्या न जाने बहुत सारे योजनाएं, और बोला कि बेटी को बचाइए और बेटी को पढ़ाइए, तब जाके आगे बढ़िएगा। प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका से लेकर दंड रेखा के रूप में दर्शाए। 2 आंकड़े आपके लिए दंड रेखा के रूप में दर्शाया गया। ये 2 आंकड़ा है जो क्या किया गया, ये दर्शाया गया कि अनुसूचित जनजाति के लड़के और सभी लड़कियां कैसे पढ़ाई करते हैं, ये आपको बताया गया। अब हम लोग ये देखिए, इन महिलाओं का आंदोलन देखिए, कैसे महिलाएं अपने लिए लड़ाई लड़ी। अब हम लोग क्या देखे, जेंडर यानी कि जेंडर इक्वेलिटी, कैसे जेंडर इक्वेलिटी आया। अभी भी हम लोग जेंडर इक्वेलिटी पूरा नहीं कर सकते हैं, समानता पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप संसद भवन में जाके देखिए औरतों की संख्या क्या है, कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे महिलाएं कैसे आंदोलन थी, कैसे उसको हिंसा के द्वारा घर में ही मार दिया जाता था, दहेज के कारण, फलाने चिलाने के कारण, कैसे उसको बहुत सारे जगह का घरेलू हिंसा सहन करना पड़ता था, तब जाके उनको कैसे वो लोग आंदोलन की। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्रों में भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आया है, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिलाओं आंदोलन कहा जाता है। ये जो महिलाएं औरतों संघर्ष किए हैं उसको क्या कहा जाता है, महिला आंदोलन। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जाता है, महिला आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए, देश को विभिन्न भागों के कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के लिए हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिलाएं आंदोलन का समर्थन करते हैं। पुरुष भी ऐसा नहीं कि महिला आंदोलन का विमर्शन करते हैं, कई पुरुष है जो समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की महानता, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक में कई जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसके एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव को मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ झलकियां यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उनके साथ भेदभाव वगैरह किया जाता था, और कैसे यहाँ पे भी आप फोटो देख सकते हैं। ये कौन है, देखिए एक ऐसी औरत है बेचारी जो कि बेटी को उसको जलाकर मार दिया गया, और उसी के लिए ये क्या किए, सुप्रीम कोर्ट के जो क्या है
कि रास्ता है उसी पे बैठ के अपने फाइल के साथ बैठी हुई है और कोई अपने इंसाफ को मांग रही है। बहुत सारे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न यानी कि उसके बिना इच्छा के विरुद्ध उसके यौन से संबंधित बातें करना या यौन प्रताड़ना करना उसके जगह जहाँ पे वो कार्य क्षेत्र है उसके साथ किया जाता है, उसके लिए भी सरकार उसको एक्टिव हुए, उसके लिए भी कानून बना। इसी तरह का भी हम लोग बताएंगे। अभियान भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना जिसे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो उसके साथ बोले ना कि बिना इच्छा के विरुद्ध उसके यौन से संबंधित यानी उनके शरीर से संबंधित बात या उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है तो उनके लिए क्या बना, कानून बना। एक और उदाहरण देखें तो 1980 में के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाओं सड़कों पर निकल आए। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारी आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगी। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। मतलब कि दहेज से संबंधित कानून को क्या किया गया, रद्द किया गया, क्योंकि क्या किया जाए और दहेज मांगने वाले के खिलाफ दंडवत कार्रवाई किया जाए, उसके लिए कानून बनाया गया। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइल से घिरी कोई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। ये देखिए अभी बताया ना, सत्या रानी जी अपने बेटी के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष के लिए बैठी हुई है फाइल लेकर कि हमें क्या मिले, क्या मिले, न्याय मिले। ये देखिए जागरूकता बढ़ावा। और देखिए औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। महिला आंदोलन क्या करता है, औरतों को जागरूक करता है। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, जनसभाओं के माध्यम से, गीतों के द्वारा अपने संदेशों लोगों के बीच पहुंचाता है। ये देखिए कैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह के माध्यम से चित्र प्रचित्र के द्वारा बताया जा रहा है। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिलाएं आंदोलन करके उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों को ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत क्या है, असरकार तरीका है। इससे सरकार जल्दी एक्टिव होती है। बंधुत्व व्यक्त करना, देखिए न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा करता है। जैसे कि आप देखे होइएगा आईएएस में हम लोग का बहुत सारा चेंजेस होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन करें, कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे कैसे उसमें आगे बढ़े और कैसे कैसे सफलता पाए। तो उसके लिए 8 मार्च को महिला आंदोलन को खुशी के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, खुशी के रूप में महिला मनाती है। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठा रही है। देख लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की बाघा बॉर्डर पे। अभी कुछ क्वेश्चन आइए इसको सॉल्व करते हैं और कितना आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। अगर पढ़े होइएगा ध्यान से तो बहुत अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले आप शब्द संकलन समझिए। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों को कुछ निश्चित विशेषताएं होती है या वे केवल खास प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम सोच लेते हैं कि लड़की है ना, इससे बाइक नहीं चलेगा, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि ये मास्टर है, ये बाल बढ़ा लिया है भाई साहब, ये बताइए तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, हीरो लग रहा है, इस पढ़ाएंगे कैसे भाई। तो वही पहले मेरे बारे में रूढ़िबद्ध धारणा बना लीजिएगा। अब क्या पता कि यहाँ आने के बाद क्या है भाई, इतना अच्छा से समझा दिया जाएगा कि शायद ही आपको कोई समझाएगा इतना अच्छा से। आपको मेरे अंदाज से बुक पढ़ने का कोई जरूरी नहीं, रुकैया हुसैन फलाने चिलाने सब जान गए। देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब भेदभाव, जैसे कि भेदभाव कैसे करना, आप लोग यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, वो आपको क्या करता है, गलत गलत चीज दिखा के आप उसको लाइक कर देते हैं। हम अच्छा चीज बता रहे हैं तो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, भेदभाव यही हो गया।
आपके माता पिता एक लड़का को ज्यादा मानता है, लड़कियों के साथ नहीं मानता, उसके घर से काम करवाता है, पढ़ाई में नहीं भेजता, भेदभाव हो गया। अब एक क्या है उल्लंघन, जब हम आपको कहे कि कक्षा में जैसे हम एक बार पानी पिए हैं, आपको भी एक ही बार पानी पीना है, आप नहीं पिए, आप पूरा क्लास हम कह रहे हैं कि अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और 1.5 की स्पीड में जाके देख लीजिए, 1.5 गुना की स्पीड में जाके देख लीजिए, तो आप क्या हो गया इसका फॉलो कर दिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं किया तो उल्लंघन हो गया। अब यौन उत्पादन, अभी बताए इसका असर औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें, अभी बताए थे। अब क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्या नहीं बनेगा आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवाद धारणा की वे क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। इस प्रकार प्रभावित करती है कि औरतों को समानता है कि वो कोई भी काम कर सकती है, उसको पहले ही हम बता दें, जैसे कि हम पहले ये बता दें तुमसे आईएएस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि आपसे होगा, पढ़िए तो सही महाराज, कोई भी कर सकता है। जब रिक्शा चालक का बेटा बन सकता है तो आप कहीं नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, गोविंद जायसवाल मेहनत किए भाई, अभी बन सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रामसुंदरी देवी, राम भाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि महिलाओं को जागरूक कर सके, महिलाओं को शिक्षा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, तब जाके रुकैया हुसैन जैसी औरतें सब क्या की, और राम देवी, रामाबाई और जैसी महिलाएं सब क्या की, संघर्ष की, इसलिए उसको शिक्षा ग्रहण करना जरूरी था। निर्धन बालिकाएं पढ़ाई के बीच में पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ संख्या 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि कथन सही है क्यों नहीं है। देखिए हर बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा के महत्व भी नहीं समझते हैं, रुचि भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी है बहुत सारे के पास अफोर्डेबल ही नहीं है, उसका पेट भर ही नहीं रहा, शिक्षा कहाँ से, उसको घर में खाने के लिए है ही नहीं, तो पढ़ने में कैसे मन लगेगा। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? हम कैसे नहीं बता सकते हैं, नुक्कड़ नाटक, आंदोलन, हम क्या कर सकते हैं, एक साथ सभा इकट्ठा कर सकते हैं, महिलाएं क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों उपयोग करेंगे, आप इसी विशेष तरीके का उपयोग जो करेंगे। हम यही तरीका का उपयोग करेंगे कि क्या करेंगे, अपने लिए संघर्ष करके कैसे भी पढ़ेंगे, क्यों उपयोग करेंगे कि पहले हम लोगों को जागरूक करेंगे, और नहीं जागरूक होगा तब उसके लिए आंदोलन करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, सफलता मिलेगा। चैप्टर हो गया खत्म। आशा करते हैं चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए एनसीईआरटी का मस्ती वाला क्लास, और क्या कीजिए, आईएएस को क्वालिफाई कीजिए, अपने सपने को फतेह कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद।